हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। और लास्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था हमारा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है रेफ्रिजरेशन, है ना, कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अब उसको समझिए दोस्तों, रेफ्रिजरेशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए आप लोग। कि मान लो हमारे पास एक गिलास है, ये है ना, क्या है दोस्तों, एक बीकर है। और इस बीकर के अंदर या फिर एक गिलास मान लो, इस गिलास के अंदर गर्म पानी रखा हुआ है ना। क्या है दोस्तों? हॉट वाटर। हॉट वाटर है इसमें, जो कि हमने गर्म करके पानी को रखा है। और हमारे पास मान लो सराउंडिंग ये है हमारी, है ना, सराउंडिंग ये है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मैंने बाहर का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ग्लास यहाँ पर रखा हुआ है, आसपास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जब हमने गिलास के अंदर गर्म पानी डाला तो उसका टेम्परेचर क्या है, मान लो 130 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। यानी कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ा, है ना। हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे एटमॉस्फेयर से। अगर हम दोस्तों टेम्परेचर डाउन करते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो 130 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये हमारे गर्म पानी का टेम्परेचर है, हॉट वाटर का टेम्परेचर है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है मान लो। तो ये जो प्रोसेस हो रही है दोस्तों, 130 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आने की, यानी कि पानी ऑटोमेटिक ठंडा हो रहा है। हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमने उसमें कोई काम किया ही नहीं। हमने क्या किया, 1-2 घंटे के लिए अपने पानी को बाहर एटमॉस्फेयर में रख दिया। नॉर्मल पानी का जो गिलास हो जिसमें पानी था, हमने ऐसे ही रख दिया, सराउंडिंग में रख दिया। और सराउंडिंग में हमने 1-2 घंटे बाद देखा कि भाई जो वाटर का टेम्परेचर 130 डिग्री था, वो अपने आप कम होकर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यानी कि जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था वहां तक अपने आप पहुंच गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब ये 100 डिग्री तक तो पहुंच गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था वहां तक तो पहुंच गया। अब यहाँ से और नीचे अगर हमें टेम्परेचर को ले जाना है ना, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से हमें और नीचे टेम्परेचर लाना है, तो तब क्या काम आएगा, तब आएंगे रेफ्रिजरेंट काम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन, है ना। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उससे नीचे ले जाना, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे नीचे ले जाना, किसकी मदद से, रेफ्रिजरेंट की मदद से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। सिंपल ये होता है रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख रखी हैं, आप इसको समझिए। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। हम लोग क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। यानी कि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो दोस्तों हमारे क्या है, रेफ्रिजरेशन है। देखो, रेफ्रिजरेशन मीन्स द कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। एक सिस्टम में हम लोग हीट को रिमूव कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा रेफ्रिजरेशन हो गया। आई होप आपको रेफ्रिजरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, रेफ्रिजरेशन क्या है। अब ये काम जो हम लोग करते हैं, करते किसकी मदद से हैं, कुछ रेफ्रिजरेंट होते हैं, इनकी मदद से हम लोग ये काम करते हैं। रेफ्रिजरेंट होते क्या हैं, दीज आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फेरस हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गई, ये सब क्या है, कुछ रेफ्रिजरेंट हैं। फ्रिज में भी आपने देखा होगा, है ना, टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होते हैं उससे कम टेम्परेचर हमारे फ्रिज के अंदर होता है, तभी तो उसे रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ये बात आपको सिंपल सी याद रखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं कि भाई रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, रेफ्रिजरेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना, उसको देखिए। मेकिंग ऑफ आइस, जब हम आइस, ऑब्वियस सी बात है हम लोग आइस वगैरह जमाते हैं तो रेफ्रिजरेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑफ फूड एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। यानी कि दोस्तों जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर फूड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो फूड हमारा जो खाना-पीना है वो ख़राब ना हो, तो वहाँ पर भी रेफ्रिजरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन हो गई। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में हम लोग भी रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? एसी वगैरह आपको पता होगा। इट इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एंड बीवरेज। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल। मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? या फिर मेटल को ट्रीटमेंट करना हो, तो वहाँ पर भी हम लोग रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप इन पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना और रट लेना। नेक्स्ट हमारे पास है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। अब दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि जितना भी मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग हीट पंप के बारे में डिस्कस करते हैं। हीट पंप है क्या? देखो, अ हीट पंप इज़ रिक्वायर्ड हीट इंजन। हीट पंप के लिए क्या ज़रूरत है? हीट इंजन की ज़रूरत पड़ती है हमको। अब ये करता क्या है? इट रिसीव हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि सोर्स एंड रिजेक्ट इट टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि सिंक। ठीक है। यानी कि लो टेम्परेचर से हम लोग हीट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और हम लोग हीट को छोड़ते हैं कहाँ पर? हाई टेम्परेचर पे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि मान लो हमारे पास एक लो टेम्परेचर सोर्स दे रखा है ये, है ना? जिसका टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर है। अब हमको क्या करनी है? यहाँ से हीट को लेनी है। कितनी हीट ली हमने? Q2 अमाउंट की हीट ली, है ना? ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर हमने हीट पंप के थ्रू ये हीट पंप लगाया। यहाँ पर हमने Q1 अमाउंट की हीट क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी दोस्तों। क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। हीट पंप में हम लोग यही कर रहे हैं। यहाँ से Q2 अमाउंट की हीट को लेते हैं और Q1 अमाउंट की हीट को हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। अब रिजेक्ट हम लोग करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? हाई टेम्परेचर सिंक के ऊपर, ठीक है? जिसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जो T1 है ये क्या है? ग्रेटर देन है T2। क्यों ग्रेटर देन है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे क्या है? लो टेम्परेचर है। और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस क्या दे रहे हैं? इसको वर्क दे रहे हैं यहाँ से हीट पंप में। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है, आपको याद रखना है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दी कि हीट पंप एक्सट्रैक्ट Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर, है ना? लो टेम्परेचर से हम लोग क्या कर रहे हैं? Q2 अमाउंट की हीट को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड डिलीवर्ड Q1 अमाउंट हीट टू द हाई टेम्परेचर। और Q1 अमाउंट की हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पर? हाई टेम्परेचर पे। बाय कंज्यूमिंग वर्क अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। सिंपल सी कहानी मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अब देखिए नीचे बढ़िए। अब हमें COP निकालना है। अब इसका COP हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? ये COP का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हमारा है क्या? है ना? डिज़ायर इफ़ेक्ट हमारा यही है कि भाई हमको Q1 अमाउंट की हीट को रिजेक्ट करना है, तो ये हमारा क्या है? डिज़ायर इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए मैंने Q1 ऊपर लिख दिया, है ना? और वर्क इनपुट क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? W अमाउंट ऑफ वर्क ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने W लिख दिया। तो ये हमारी क्या होगी? COP हो गई। अब इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया, और थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? समीशन ऑफ Q बराबर समीशन ऑफ W। यानी कि हीट किसके बराबर होता है? W के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? Q1 माइनस Q2 बराबर W। और यहाँ से हम लोग COP निकालेंगे हीट पंप की। तो देखो W की जगह हमने Q1 माइनस Q2 लिख दिया, और हमारे Q1 तो ऊपर था ही। तो ये हमारी सिंपल इस तरीके से COP निकल जाती है किसकी? हीट पंप की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर। अब दोस्तों देखो, रेफ्रिजरेटर भी बिल्कुल सेम होता है हीट पंप की तरह, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग हीट रिजेक्ट कर रहे थे Q1 में, और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Q2 को करेंगे। अब देखो किस तरीके से। देखो, अ रेफ्रिजरेटर इज सिमिलर टू हीट पंप। बिल्कुल हीट पंप की तरह सिमिलर है। इट ऑपरेट एज अ रिवर्स हीट इंजन। ये भी रिवर्स हीट इंजन पर ऑपरेट करता है। इसकी जो ड्यूटी होती है वो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट हीट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम कोल्ड बॉडी स्पेस एंड डिलीवर टू द सेम हीट टू हाई टेम्परेचर बॉडी सराउंडिंग।
ये क्या करता है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हीट को ट्रांसफ़र जो करता है वो हाई टेम्परेचर बॉडी यानी कि सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफ़र करता है। ये इसका काम होता है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है? जितनी ज़्यादा हीट को वो निकालेगा, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके बॉडी से हीट को निकालेगा कोल्ड बॉडी से और हाई टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग में सेंड कर देगा। ये रेफ्रिजरेटर का काम होता है। तो द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ टू रिमूव Q2 हीट फ्रॉम इनटू द कोल्ड स्पेस, है ना? इनफिल्ट्रेटिंग से हीट को क्या करना, Q2 अमाउंट की हीट को निकालना और कोल्ड स्पेस में उसको सेंड करना। अब देखो यहाँ पर साफ-साफ दे रखा है, अगर हम सीओपी निकालेंगे रेफ्रिजरेटर की, तो सीओपी का फ़ॉर्मूला आपको पता है, डिज़ायर इफ़ेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है और डिज़ायर इफ़ेक्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, Q2 रहेगा। क्यों? क्योंकि हम Q2 अमाउंट की हीट को निकाल रहे हैं और वर्क इनपुट हमारा W है। अब देखिए यहाँ पर Q2 कैसे आया? सेम लो टेम्परेचर सोर्स हमारा T2 है ना? यहाँ से हमने क्या किया, Q2 अमाउंट की हीट को निकाला और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया, कुछ हमने एक्स्ट्रा इसमें वर्क किया, है ना? Q1 अमाउंट की हीट हमारी यहाँ पर आ गई और ये हमारा हाई टेम्परेचर सिंक हो गया। सेम बिल्कुल वही है जैसा हमने अभी हीट पंप में किया, उसी की तरह सेम हमें करना है। बस याद क्या रखना है यहाँ पर आपको कि जो हम रिमूव कर रहे हैं वो Q2 अमाउंट की हीट को कर रहे हैं। कहाँ से? जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके कोल्ड बॉडी से, वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा देंगे। वही साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, समेशन ऑफ Q बराबर समेशन ऑफ W, है ना? या फिर अलजेब्रिक सम। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, Q1 माइनस Q2 बराबर W हो गया। अब सीओपी और रेफ्रिजरेटर की हमें निकालनी है, तो हमको पता है W क्या है, Q1 माइनस Q2, तो हमने Q1 माइनस Q2 लिख लिया और Q2 हमारा कहाँ से आया, Q2 हमारा कहाँ से आया, यहाँ से आया। हमारा डिज़ायर इफेक्ट क्या था, Q2, तो यहाँ पर हमने Q2 लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी सीओपी निकालते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों की आपको सीओपी निकालना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और किस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आता है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, द एनर्जी डेट अ बॉडी possesses by virtue of its motion is known as kinetic energy। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग भी याद कर सकते हो। मेन मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, हर किसी को पता है। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए। हमने एक बॉडी को कंसीडर किया, है ना, जिसका मास m था और जो कि रेस्ट पे है, वहां से स्टार्ट हुई है। लेट इट बी सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन फोर्स F, है ना, एक फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन फोर्स F, एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस S, उसने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी। एक फोर्स जब हम लगाएंगे थोड़ी सी डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर होगी, जो डिस्टेंस कवर की और उसकी जो वेलोसिटी है वो v बन जाती है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u बराबर 0। वर्क डन हम लोग करेंगे कितना, फोर्स Fs लिख लिया हमने। और हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, हम लोग जानते हैं। तो यही हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों यही मैंने यहाँ पुट कर दिया, है ना। तो एफ की जगह मैं क्या करूँगा, एम ए लिख दूंगा। तो मैंने वर्क डन क्या हो गया हमारा, एफ की जगह मैंने एम ए लिख दिया और ए की जगह ए एस लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हर किसी ने पढ़ी है। और जैसा कि हमको पता है, हमने स्टार्टिंग में लिखा कि भाई हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। तो इस u की जगह मैं क्या करूँगा, 0 को पुट कर दूंगा। तो मैंने वही काम किया, u की जगह 0 को पुट कर दिया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 2as निकल कर आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं अगर as निकालूंगा तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन गई, वी स्क्वायर बराबर 2as। और अगर मुझे as निकालना होगा तो वी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर as निकल कर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब ये चीज़ मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, वर्क डन हमारे पास दे रखा है m इंटू as, और हमको as की वैल्यू मिल गई। as की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई हमारी वी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हमारा हाफ एम बी स्क्वायर वर्क डन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए,
बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझिए। तो कुछ नहीं, आपको एक डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है, और जब एक डायग्राम को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इसके बारे में आप लोग लिख देना। तो दोस्तों ये है ब्लॉक डायग्राम आईसी इंजन का। अब इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, इसी की बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये हमने क्या बनाया, सिलेंडर बना दिया, है ना। ये हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिलेंडर दे दिया। पूरा सिलेंडर है नीचे तक, है ना। इसमें क्रैंक केस भी लगा रखा है हमने। अब देखिए सिलेंडर तो आपको समझ आ गया, चलो सिलेंडर हो गया हमारा, बेसिक बॉडी हो गई। यहाँ पर मेन काम है आपका, देखो पिस्टन का। ये आपकी पिस्टन लगी हुई है, ये है पिस्टन, ठीक है। अब पिस्टन का काम क्या है, ये ऊपर जाती है और नीचे जाती है। इसमें आईसी इंजन में क्या स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे जो वीडियो होगी उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि भाई सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, ये नीचे जाएगा, सक्शन स्ट्रोक में ऊपर आएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। तो देखो ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा कि पिस्टन का काम क्या है, नीचे जाना और ऊपर आना। अब यहाँ पर क्लीयरेंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ये जो पिस्टन है ये पूरा नीचे नहीं जाता, यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर होता है। ये आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है, बॉटम डेड सेंटर। यानी कि पिस्टन इतना नीचे नहीं जाता, थोड़ा क्लीयरेंस प्रोवाइड रहता है, ताकि ये जो आपको दिखा रहा है, देखो क्लीयरेंस वॉल्यूम दिखाई दे रहा हो, ये देखो वीसी, इसे हम लोग बोलते हैं बीसी। तब जब नीचे से दोस्तों, नीचे से जब ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रोक हो रहा है हमारा, तो ये जो सिलेंडर की जो पिस्टन है हमारी, ये पूरा इस बॉडी पे नहीं छूता है। क्यों नहीं छूता है, अगर ऐसा होने लगेगा दोस्तों तो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, टॉप डेड सेंटर, है ना, यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका टॉप डेड सेंटर, जो कि यहाँ तक होता है दोस्तों केवल। इसी तरीके से ये जो बॉटम डेड सेंटर दे रखा है आपको, यहाँ तक होता है, इससे नीचे हमारा नहीं जाता है। ये सिंपल सी बात हो गई। ये जो डिस्टेंस होती है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। याद रखना है आपको, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर की बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि पिस्टन ने कितना काम किया, ऊपर कितनी गई, नीचे कितनी गई, जितना भी जो लिखा दिया गया है वो हमारा क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। अब पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है, ये क्या होती है, सिलेंडर का वॉल्यूम होती है। सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये इस चीज़ को देखिए, ये क्या है, आपका सिलेंडर हेड है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ये चीज़ जो बनाई बनाई हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। यहाँ से बाहर जाती हैं, जो भी चीज़ें बाहर जानी होती हैं वो बाहर जाती हैं। देखो इनटेक और सक्शन मैनिफोल्ड, यहाँ से इनटेक होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इनटेक होता है, ये हमको पार्ट दे रखा है इनटेक का। और यहाँ से क्या है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है, यहाँ से बाहर जाता है ना। यहाँ पर सक्शन वॉल्व लगी हुई है आपकी, और ये आपका क्या है, बोर डाया, डी दे रखा है, बोर डाया। नीचे बढ़िए दोस्तों। अब ये जो पिस्टन काम करता है, मान लो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, ये भी तो हमको पता चलना चाहिए। वो दोस्तों देखो यहाँ पर लगी होती है आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट पिन। क्या बोलते हैं, व्रिस्ट पिन। ये आपकी पिन लगी हुई है, और इसी पिन से ये कनेक्ट जो है आपकी, वो है कनेक्टिंग रॉड। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये रॉड, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड। अब ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर कनेक्ट होती है आपकी क्रैंक पिन से, है ना। अब बेसिकली अगर आप देख पाओगे, ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका पूरा क्या है, क्रैंक है ना। ये क्रैंक पिन होगी आपकी, और ये क्या है आपके दोस्तों, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये रोटेट करता है कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब इस तरीके से रोटेट करता है, जैसे ही रोटेट करता है तो ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसकी वजह से ये सब काम होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एग्जाम में आपको क्या लिखना है, तो एग्जाम में सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है अच्छी तरीके से।
जितना क्लियर आप लोग डायग्राम बना सकते हो उतना क्लियर आप लोग ये सब डायग्राम बनाना। और डायग्राम बनाने के बाद आपको याद रखना है, जब आप डायग्राम बना दो तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाना है। जैसे कि भाई टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझाना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग समझाना ये बोर डाया को, तो भैया ये क्या है, डी क्या है हमारा, तो आप लोग बोल सकते हो ये इनर डायमीटर होता है किसका, सिलेंडर का। सिंपल सी बात, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये तो हमारा हो गया। फिर सेकंड क्या लिख सकते हो आप लोग, पिस्टन एरिया लिख सकते हो। इट इज़ द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सर्किल ऑफ बोर, है ना। बोर डायर के सर्किल के बराबर ही एरिया होता है हमारा, ये सिंपल लिख सकते हो। स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया, स्ट्रोक क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। ये सिंपल सी बात आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बॉटम डेड सेंटर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इट इज डेड सेंटर्ड व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट। ये आपकी देखो क्रैंक शाफ्ट दे रखी है ना, क्रैंक शाफ्ट आपकी ये दे रखी है। जब पिस्टन आपकी नीचे की तरफ आती है, क्रैंक शाफ्ट की तरफ आती है ना, तो आपका क्या है, बॉटम डेड सेंटर है। या फिर ऐसे बोल सकते हो लोवेस्ट पोजीशन ऑफ पिस्टन टुवार्ड द क्रैंक एंड साइड ऑफ सिलेंडर। क्रैंक एंड साइड ऑफ सिलेंडर के पास की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। इसी तरीके से टॉप डेड सेंटर क्या बोल दोगे आप लोग, जो क्लियरेंस वॉल्यूम की पास में नियरेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपके वहाँ पर क्वांटम में दे रखे होंगे, आप वहाँ से देख सकते हो किस तरीके से हम लोग करते हैं। कंप्रेशन रेशियो आप लोग लिख सकते हो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो आपका होता है आर बराबर वी सी यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस वी एस, है ना, अपॉन वी सी। ये वी एस आपका क्या है, देखो वी सी क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, और वी एस क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये वी सी क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी आप लोग लिख सकते हो। ये आपका क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।